हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वॉव्स एंड वेंडिटीज। तो उससे पहले जरा सोचो कि अगर आपके पास फ्यूचर देखने की पावर हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही है। एक लड़की जिसके पास फ्यूचर देखने की शक्ति होती है, जो अपनी बहन की मौत को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेती है। वो होती है शादी करने का। शादी, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और रिवेंज प्लान के साथ। लेकिन क्या होगा जब जिसे वो यूज कर रही हो वो खुद उसका बड़ा खतरा बन जाए। तो इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हमें यूगस और मार्कस परिवार का महल दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बड़ा लग रहा होता है। अंदर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सो रही होती है, जैसे कि किसी परियों की कहानी की राजकुमारी हो। और यही हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर होती है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, परिवार के सभी लोग कृपया मुझ पर ध्यान दीजिए। फिर वह अपना बहुत ही लंबा चौड़ा इंट्रो देती है, जिसमें वह मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, एकेडमी की मैजिक विभाग की टॉपर, सबसे उच्च अंक प्राप्त करने वाली और मैजिक टॉपर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली, प्रथम श्रेणी के योगदान के लिए काउंटेस की उपाधि प्राप्त करने वाली और कुल कम उम्र में ही 3 बिलियन गोल्ड की निजी संपत्ति रखने वाली, जो अपनी सुंदरता को भी बढ़कर अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है और मैजिक टॉपर की अगली मास्टर बनने की उम्मीदवार है। मैं आर्सीना यूगो शादी करने जा रही हूँ और अपना पार्टनर लॉर्ड वेंडरमेर को बनाती हूँ। वेंडरमेर का नाम सुनते ही उसके परिवार के सब कोई बहुत शौक हो जाते हैं, और यह जो अजीब सा विवाह घोषित कर रही थी, यह आर्सेला यूगो थी। यह प्रतिभाशाली जादूगर थी जो अपने अजीब हरकतों के लिए बहुत ही मशहूर थी। फिर हमें 3 साल पहले के सीन को दिखलाया जाता है, जब वह बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही होती है और अपने पेरेंट्स से शादी करने के लिए इनकार कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो अपना पूरा जीवन मैजिक टॉपर को समर्पित कर देगी। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आर्सीला का अचानक से फैसले लेने का इतिहास रहा है, जैसा कि हमेशा सिंगल रहने की घोषणा करना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और उसकी माँ गुस्से में बोलती है, क्यों क्यों वो फिर से कोई परेशानी खड़ी कर रही है। तभी उसके फादर फेक स्माइल करते हुए बोलते हैं, हमारी एरी अभी भी सपनों की दुनिया में घूम रही है अरेला, जिसका निकनेम एरी होती है। एरी बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। एरी की मदर बोलती है, अगर वो पूरी तरह होश में है और फिर भी परेशानी खड़ी कर रही है तो। तभी एडी के फादर उसकी मदर को शांत करते हैं और फिर भी उसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और बोलती है, वो लड़की एक दिन मुझे मार डालेगी। एरी तो बस शांत होकर अपनी बहन की तरफ देख रही होती है। उसकी बहन बोलती है, तुम अचानक से शादी करने की बात क्यों कर रही हो एरी? मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि यह सब कुछ बहुत अचानक है। सब ठीक है ना? हम देखते हैं यह अर्सिला की बड़ी बहन आइडिगो है, जो अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित दिख रही होती है। एडी मन ही मन सोचती है, मैं इन्हें क्या बताऊं। मैं इन्हें यह नहीं कह सकती कि यह सब मैं अपनी बड़ी बहन के लिए कर रही हूँ। वे दोनों बहनें एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते। अर्सिलिया के इस शादी के फैसले के कारण बहुत ही सीधा था, अपनी बहन एडिस की मौत को रोकना। अर्सिला के पास एक ऐसा राज था जो अपने परिवार को वह नहीं बता सकती थी, और यह उसके भविष्य देखने के पावर के बारे में था, जो कि भविष्यवाणी कर सकती थी। 5 साल बाद एक भविष्यवाणी वाला सपना आया। उसने अपने सपने में अपनी बड़ी बहन को मरते हुए देखा, एक राजनीतिक शादी में बलिदान होते हुए। फिर हम अर्सिला के सपने को देखते हैं, जिसमें उसकी बहन एक जेल में कैद होती है। अर्सिला उससे मिलने गई होती है,
वह कहती एरिस बहुत ज्यादा बुरी और कमजोर दिख रही होती है। वह बोलती है एरी तुम यहाँ कैसे आई? एरी अपनी बहन की हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपनी बहन से माफी मांगने लगती है। वह वहां पे जल्दी नहीं आ पाई। एरिस देर से ही सही लेकिन यह अपनी बहन के आने की शुक्रिया थी। एरी अपनी बहन के हालात को देख के बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है मुझे माफ करना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं पाई एरी। एडी उदास मन से बोलती है नहीं इसमें मेरी भी गलती है कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। एडी अपनी बहन को समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सारी गलती उसके हस्बैंड की है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो उसे पागल बोलते हैं। एडी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई देशद्रोह करने की सोचने की। आपको इस तरह क्यों भुगतना पड़ रहा है? काश वो वसीयत नहीं होती। तभी एलिस बोलती है अगर वो नहीं होती तो लॉर्ड बैडनवीर डची के उत्तराधिकारी बन जाते। एरी बोलती है तो आप उस भयानक छोटे भाई की बात कर रहे हैं। एलिस बोल रही होती है कि उसे शादी के बाद ही सब कुछ पता चला। उसके पति और उसके भाई के बीच एक संघर्ष चल रहा था। लॉर्ड वेंडरमीर जो कि रेड हॉक नाइट्स के कमांडर है। तभी एरिस को कुछ होने लगता है। एरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पूछती है क्या हुआ? आप ठीक हो ना बहन? हम देखते हैं एरिस के मुंह से खून आ रहा होता है। एरिस अपनी बहन से बोलती है एरी मेरी आखिरी इच्छा है माँ पापा और सबसे छोटे को कहना कि मुझे माफ कर दे और परिवार का ध्यान रखना। फिर हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिस को देशद्रोही की पत्नी होने के जुर्म में फांसी दे दी गई होती है। सारी खबरें न्यूज़पेपर में छप चुके थे। कहते हैं देशद्रोही की सजा पूरी हो चुकी है। सभी लोग न्यूज़पेपर को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं देशद्रोह करना वह पागल ही होंगे जो ऐसा करेंगे। एरिस भी उस खबर को देखती है और बहुत उदास हो जाती है। फिर खुद ही से बोलती है वहां मुझे होना चाहिए था। मुझे ही उसकी जगह शादी करनी चाहिए थी। फिर प्रेजेंट के सीन को दिखलाया जाता है जब वे दोनों अभी भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। एडी मन ही मन सोच रही होती है मैं शादी के कारण के रूप में भविष्यवाणी वाले सपने को इस्तेमाल नहीं कर सकती। एडी की बहन उसके कान में जाकर बोलती है क्या तुम चुपचाप उस लॉर्ड से मिल रही हो? एडी मासूम सा शक्ल बना लेती है और बोलती है नहीं मैं तो उनका पूरा नाम भी नहीं जानती। यह सुनते ही आइरिस का शक अजीब सा बन जाता है और वह मन ही मन सोचती है तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो? उधर उसकी मदर गुस्से में लग रही होती है और बटलर से किसी डॉक्टर को बुलाने को बोल रही होती है। एरी बटलर को रोकती है फिर बोलती है क्या हमारे पास पहले से वेंडर में डची के साथ राजनीतिक विवाद तय नहीं है? उसके पेरेंट्स अपना शक्ल अजीब सा बना लेते हैं। उसका फादर बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? एडी हंसते हुए बोलती है मैं जल्दी ही लॉर्ड वेंडमिन से मिलूंगी और इस शादी में मैं ही जाऊंगी। यहाँ पर सभी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है। फिर हम एरी को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है तो माँ पापा को यह सब पहले से ही पता था। खैर अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी इतनी अजीब राजनीतिक शादी के बारे में बात नहीं कर पाती। मुझे वह सपना आज भी साफ-साफ याद है। मेरी बहन की शादी के दिन तेज बारिश हो रही थी। उसके चेहरे पर जमी हुई उदासी थी। एक ऐसी शादी में फंसी हुई जिसमें वो कभी नहीं चाहती थी। वो अभिशापित वेंडर में जो अपने उत्तराधिकार की लड़ाई सुलझाने के लिए राजनीतिक शादी का इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बहन को अपने संघर्ष में इस्तेमाल कर रहा है। फिर वह अचानक से गेट खोल के एक रूम में एंटर करती है और मन ही मन बोलती है इस शादी को रोका नहीं जा सकता और मैं अपनी बहन को उस कमीने से शादी नहीं करने दूंगी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। वह अपनी बहन से पहले इस शादी में जाए ताकि वह किसी तरह से अपनी बहन की मौत को रोक सके। लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं है। उसकी बहन की दुखद मौत का पाप हुआ बहुत गहरा और भारी है।
वह मन ही मन सोच रही होती है, इसलिए मुझे उस लॉर्ड वेंडामिन से शादी करनी होगी, ना कि उस दूसरे आदमी से। एडी आगे सोच रही होती है, मैं बुरी तरह उत्तराधिकारी की लड़ाई को बदल दूंगी। लॉर्ड वेंडामिन, जिसका पूरा नाम मैं नहीं जानती, वह एक लेटर तैयार करती है। उसे देखकर वह खुश हो रही होती है और बोल रही होती है, सच कहूँ तो मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं हो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारा चेहरा देखने वाली हूँ। फिर हमें लॉर्ड वेंडरमन के महल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा भव्य दिख रहा होता है। फिर हम लॉर्ड वेंडर को देखते हैं, जो कि एक जगह खड़ा होता है। उसे कोई बोल रहा होता है कि उसके लिए एक जरूरी पत्र आया है। वेंडर में बोलता है, मैं देख लूंगा। फिर उस लेटर को उठाता है। वह लेटर असीला युगो की तरफ से होता है। वेंडर उस लेटर को खोलता है और बोल रहा होता है, वो मुझे क्यों लिखेगी। उस लेटर में लिखा होता है, ऐसा लगता है हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो क्यों ना हम समारोह से पहले ही आमने सामने मिल ले। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जब आप खाली हो तब मिल लेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, मैं 3 दिन बाद से खाली हूँ। मार्कस यूगो, परिवार से अर्सिला यूगो। यह पढ़ने के बाद वेंडमिन का शक्ल अजीब सा हो जाता है। फिर हमें पता चलता है वेंडमिन ड्यूगो परिवार के दूसरे बेटे और अर्सिला के होने वाले मंगेतर यही लॉर्ड डैमियर फिर वेंडमिर होता है। वेंडमिर वेंडमिर उस लेटर को आग के हवाले कर देता है और वहां से जाते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, यह तो सच है कि कोई भी जादूगर पूरी तरह से सामान्य नहीं होता। वेंडरमेर के इस बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो उन लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता और वो ठान लेता है कि वो अर्शीदा से कभी भी नहीं उलझेगा। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। हम अगले पार्ट को जल्द ही लाएंगे। तब तक हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।